The US had captured Venezuela's president. Captured disputed President Nicolas Maduro. Captured disputed Venezuelan President Nicolas Maduro. Capturing President Nicolas Maduro and his wife, as you say, President Trump. एक राष्ट्रपति को उसके सबसे सिक्योर जगह जो है वहां से उठाकर किडनैप करके ले जाना एक तरीके से, तो ऑपरेशन से पहले क्या क्या चीजें हुई? उसमें उन्होंने क्या किया, एक नेवल ब्लॉकेड किया वेनेजुएला का। वहाँ पे वो अपने डिस्ट्रॉयर्स लेकर आए, पहले 3 थे, फिर उसके बाद में वो संख्या बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल आधा दर्जन तक के गई। तो जब ये असॉल्ट शिप्स वहाँ पे खड़े होने लगे वहाँ जाकर के वेनेजुएला के बाहर, तब ये लगा कि ये सिर्फ वो नहीं है, ये ब्लॉकेड नहीं है, पक्का कुछ ना कुछ यूएस करना चाहता होगा। यूएस के पास में जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी वो इतनी एक्यूरेट थी कि वो किस बिल्डिंग में मिलेंगे और किस फ्लोर पे मिलेंगे। और उस मॉकअप में जो डेल्टा फोर्स थी यूएस आर्मी की, उन्होंने हफ्तों तैयारी की थी। रात में रेड होनी है, आपके पास में नाइट गियर नहीं है, बंद आँख से कैसे करेंगे, इस लेवल तक के उन्होंने प्रैक्टिस किया था उसको। CIA, पेंटागन, DEA, डेल्टा फोर्सेस, ये कोऑर्डिनेशन काम कैसे करें? CIA सबसे पहले पहुंची है वहां पे। उस देश की इज्जत आपको इसलिए भी करनी चाहिए, वहाँ ह्यूमन लाइफ की बहुत कीमत है, अमेरिकन सिटीजन की, है ना। मतलब वो हमको तो कचरा समझते हैं। यूएस ने एक रेड करके पूरे साउथ अमेरिका को इन्वेड करने का खर्चा बचा लिया। 2 जनवरी 2026 जब आप और हम लोग वीकेंड बनाने की तैयारी कर रहे थे, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा क्लब में एक ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला में अटैक्स हुए और उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को उनके बेडरूम से एब्डक्ट किया गया, उनको कैप्चर करके यूएस ले जाया गया। सुबह खबरें आई कि एक्सप्लोजन की खबरें आई हैं, उसके बाद पता चला कि मदुरो को कैप्चर कर लिया गया है। और ये सारा ऑपरेशन जो था इतना ड्रामेटिक था, जिसमें एक भी अमेरिकन कैजुअलिटीज नहीं हुई और पूरी तरह ये ऑपरेशन सफल रहा। कैसे एक प्रेसिडेंट को, एक देश के प्रेसिडेंट को उसके अपने ही सिक्योर जगह से अमेरिका निकाल कर यूएस ले गया, उसके बारे में ही पूरी डिटेल के बारे में इस फौजी की में बातचीत होगी। आज ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को हम पूरी तरह डिकोड करेंगे। हाय, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है निखिल। तो शुरुआत एक्सप्लोजन, धमाके हुए, उसके बाद आपने भी और हमने जैसे ग्रुप देखा और आपने भी कहा कि आज तो राजदूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीकेंड पे कौन आना चाहता है ऑफिस। लेकिन ट्रम्प है, वो कुछ भी कर देते हैं, उनके आगे पता नहीं कोई मुझको कह रहा था, मतलब शायद बीबीसी के किसी आर्टिकल में था, अगर मैं मिलता हूँ तो, अगर साजिद को याद आता है तो फिर मैं बोलूँगा उनको डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए या कमेंट पिन कर देगा वो, कि ट्रम्प को वीकेंड पे चीजें करना पसंद है ताकि फिर जो मार्केट फ्लक्चुएशन हो उसको वो एंजॉय कर सकें मंडे से। खैर, जो ये अबडक्शन है मदुरो का, उसके वो कैसे हुआ, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, उसके जियो पॉलिटिक्स को लेके हम राजदूत में रेगुलरली बात करते रहते हैं। फौजी में हम लोग पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करते, लेकिन हम डिफेंस को, क्योंकि हम ये एक बड़ा दिलचस्प ऑपरेशन है, एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन, बहुत डेयरिंग ऑपरेशन था। किसी दूसरे सॉवरेन कंट्री में जा करके वहां के राष्ट्रपति को अगवा करके लाना, तो एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव से इसमें ये पूरी दुनिया के लिए दिलचस्पी पैदा करने वाली चीज है। दोनों चीजें कि किस तरह से जो इक्विपमेंट है वो कौन कौन सा था, इसकी ट्रेनिंग, इसकी रिहर्सल, इसके लिए जो लॉजिस्टिक्स की तैयारी थी, और पॉलिटिकल विल तो है। आपने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह के डिसीजंस लेते हैं, या जो भी उनको एडवाइजर्स हैं जहां भी लीड करते हैं वो सब एक तरफ है, लेकिन उनके हुक्म के नीचे जो फोर्सेस हैं उन्होंने इस ऑपरेशन को कैसे पुल आउट किया, उससे हमको एक यूएस कैपेबिलिटी के बारे में मालूम चलता है, और फिर इसमें क्या क्या लेसन्स हैं जो बाकी जगह अडॉप्ट किए जा सकते हैं। इसलिए हम एब्सोल्यूट रिजॉल्व को फौजी में डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द रीजन, पॉलिटिक्स नहीं है। आपने शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी कि एक राष्ट्रपति को उसके सबसे सिक्योर जगह जो है वहां से उठाकर किडनैप करके ले जाना एक तरीके से, तो ऑपरेशन से पहले क्या क्या चीजें हुई और फिर कैसे अंजाम तक पहुंचा, पहले ऑपरेशन की पहले वाली चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो हुआ रिया ये कि ये तो ऑपरेशन आपका जैन फर्स्ट वीक, हमारे यहाँ 2 की रात और वहाँ 1 की रात है ना, अगर आप टाइम के हिसाब से चलेंगे तो। लेकिन अगर आप पीछे जाओगे तो आपको सितंबर अक्टूबर में बहुत सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे कि वेनेजुएला पे हमला होगा,
है ना। ट्विटर पे बहुत लोगों ने लिखा कि वेनेजुएला पे हमला होगा। क्यों होगा? ये वो टाइम था जब आप देख रहे थे कि जो वेनेजुएलन बोट्स थी उनको यूएस ऊपर से उनको ऊपर से शूट करता था, है ना, कभी ड्रोन से, कभी AC-130 से। वहां पे एक एयरक्राफ्ट है जैसा C-130 हम भी उड़ाते हैं, उन्होंने C-130 के अंदर एक गन लगा दी है, आर्टिलरी गन। कभी वो यूज करते थे, कभी हेलीकॉप्टर्स यूज करते थे। पहले उन्होंने ये चीजें की, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपने नेवल एसेट्स, तब ये कहा गया था कि जब अगस्त सितंबर वाला चल रहा था तब ये कहा गया था कि वेनेजुएला पे सीधी चढ़ाई नहीं हो सकती है। वाई? क्योंकि वहां पे उतना यूएस फोर्सेस का वो कंसंट्रेशन नहीं है कि तुरंत वो उन पर हमला करें। यूएस के बेसिस बहुत सारे हैं और यूएस के पास में वहां पे रियल एस्टेट भी बहुत है ना। क्यूबा में यूएस के पास पोजीशन है, जो गुआंतानामो बे है वो है क्यूबा में, लेकिन वो यूएस वहां पे फोर्सेस रहती हैं, मरीन कोर। फिर उसके बाद में प्यूर्टो रिको एक यूएस टेरिटरी है, वो यूएस का राज्य नहीं है लेकिन वो यूएस टेरिटरी, वर्जिन आइलैंड्स, इस तरह के उनके पास में आउटपोस्ट हैं। लेकिन वहां उतनी फौज, कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब पीक चल रहा था तब उन्होंने वहां पे बहुत एसेट्स बनाए थे। लेकिन टाइम के साथ में अब यूएस को मिलिटरीली आप उसके जो कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स है उस पे पर्ल हार्बर के बाद में कभी किसी ने कोई चढ़ाई नहीं की। उनको किसी कन्वेंशनल खतरे के बारे में नहीं सोचना पड़ा। क्यूबन क्राइसिस बीच में एक आता है, और 2001 में जब फिर वो आतंकवादी हमला होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो वो एक अलग चीज थी। उनको एक कन्वेंशनल वार की तैयारी नहीं करनी पड़ी। उन्होंने हमेशा जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनको कैंपेन्स में जाके इन्वेड किया, यूएस पे कभी खतरे के, तो इसलिए वहां पे उनके पास में एसेट्स बहुत थे। तो अगस्त सितंबर के आसपास हमने क्या देखा कि प्यूर्टो रिको में एक बहुत बड़ा नेवल बेस है, रूजवेल्ट रोड्स नेवल स्टेशन। ये नेवल स्टेशन 1943 में बना था, यानी जब वर्ल्ड वॉर पीक पे थी। और उसमें, और जब बना था तो एक जमाने में दुनिया के सबसे बड़े नेवल बेसिस में से ये था। लेकिन फिर टाइम के साथ में इसकी जरूरत कम होती गई, तो इसको 2004 में ये डीकमीशन हो गया। इसका कुछ हिस्सा ऐसा था जो सिविलियन एन्क्लेव वहां पे बन गए। डेवलपमेंट के बारे में लोग सोचने लगे कि अब इस प्रॉपर्टी का, एसेट का क्या करेंगे। लेकिन उसको फिर एक्टिवेट किया जाता है अगस्त 2024 के आसपास, और सितंबर के आसपास वहां पे फुल फ्लेजेड ऑपरेशंस के लिए वो तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि यूएस के जो यूएस वर्जिन आइलैंड्स भी हैं पास में, तो वहां पे एक हेनरी ई रोजन एयरपोर्ट है। उन्होंने, वो एक नॉर्मल सिविलियन एयरपोर्ट है, उन्होंने उसको भी एक लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप किया। और यहाँ से फिर वहां से कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट से बड़े बड़े जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास भी कुछ हैं, 11 शायद, उसके अंदर ये मैन एंड मशीन ये सब आए हैं यहाँ तक के। तो ये प्यूर्टो रिको में और वर्जिन आइलैंड्स पे इनकी तैनाती हुई। उसके बाद हमने देखा कि वेनेजुएला, क्योंकि कोस्टल अटलांटिक में है ऊपर, जो आप साउथ अमेरिका ऐसा देखते हैं, है ना, तो उसके ऊपर वेनेजुएला है, तो एक तरफ से समंदर लगता है अटलांटिक। उसमें उन्होंने क्या किया, एक नेवल ब्लॉकेड किया वेनेजुएला का। वहां पे वो अपने डिस्ट्रॉयर्स लेकर आए। पहले 3 थे, फिर उसके बाद में वो संख्या बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल आधा दर्जन तक के गई। सबसे बड़ा हमने उसका उदाहरण देखा जब यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, जो सबसे बड़ा, जो सबसे नया एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस नेवी का, वो आया अपने पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ। तो कैरियर बैटल ग्रुप में क्या होता है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो उसका फ्लैगशिप है, उनके साथ कुछ अटैक सबमरीन्स होती हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होती हैं, वो कई डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं। तो एक चलता फिरता वो एक एयरफोर्स स्टेशन है, नेवल एयर स्टेशन है। और फिर उन्होंने कुछ डिस्ट्रॉयर्स रखे, और इसके साथ, तो ये तो एक नेवल ब्लॉकेड की तैयारी हुई। और इसके साथ उन्होंने, यूएस में क्या होता है, एक लैंडिंग डॉक्स उन्होंने बनाए हुए हैं, है ना, उनको वो लोग कहते हैं एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स। तो अभी वहां वॉस्प क्लास के असॉल्ट शिप्स चल रहे हैं। ये क्या है, ये छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर आप समझिए इसको। और इस छोटे एयरक्राफ्ट फ्लैट टॉप होते हैं। इस छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या है, अंदर 2000 मरीन्स हैं, जैसे आपने डी-डे लैंडिंग्स में देखा। तो इन मरीन्स को छोटी बोट्स पे डाल करके भेजा जा सकता है कंटेस्टेड स्पेसेस में, बीच लैंडिंग से कर सकते हैं, लड़ते हुए किसी बीच में घुस सकते हैं। और इनको कवर देने के लिए ये शिप जो है, एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, ये हेलीकॉप्टर्स लॉन्च कर सकता है, और F-35B जो वर्टिकल टेक ऑफ है और शॉर्ट टेक ऑफ जिनमें कैपेबिलिटी है, उनको लॉन्च कर सकता है। तो जब वहां पे वॉस्प क्लास शिप्स आ गए, तब ये लगने लगा था, और इवो जिमा पहले गया और उसके बाद में एक और वॉस्प क्लास वहां पे शिप गया,
तो जब ये असॉल्ट शिप्स वहां पे खड़े होने लगे वहां जाकर के वेनेजुएला के बाहर, तब ये लगा कि ये सिर्फ ये असॉल्ट की तैयारी, ये सिर्फ वो नहीं है, ये ब्लॉकेड नहीं है, पक्का कुछ ना कुछ यूएस करना चाहता होगा, इसीलिए वो अपनी फोर्सेस, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आसपास की एयरफील्ड्स को एक्टिवेट किया, नेवल बेसिस को, एयरपोर्ट्स को कन्वर्ट किया, ताकि वहां से फिक्स विंग एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकें। उन्होंने अपनी आर्माडा का एक हिस्सा वेनेजुएला के बाहर इंटरनेशनल वाटर्स में तैनात कर दिया, ताकि वेनेजुएला की मदद को कोई ना आ सके, और उन्होंने फिर हर शिप को एक स्पेसिफिक रोल दिया। तो आगे फिर, और जब ये सारे शिप्स वहां पे आके खड़े हो गए, तब लोग कहने लगे सितंबर से कि अब वेनेजुएला पे हमला हो। अब वो कब होगा, वो फिर छोड़ा गया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और जो यूएस प्लानर्स हैं, तो वो एक फिर आगे की चेन वहां से बनती है। ऑयल टैंक्स भी सीज, मैंने मतलब हमने वीडियोस भी देखी जब अमेरिकन सोल्जर्स उतर रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी उनकी तोड़ी कि हम ऑयल टैंक सीज करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद 150 एयरक्राफ्ट एंटर करते हैं वेनेजुएला में, जैसा कि इस ऑपरेशन के थ्रू। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब आप अपने सवाल पूरे करें, आई एम सॉरी। हाँ, क्रूशियल हो जाता है क्योंकि चाहे वेनेजुएला एक छोटी कंट्री है, बट मिलिट्री इक्विप्ड है, डिफेंस सिस्टम भी है उनके पास, 12 S-300 डिफेंस सिस्टम है उनके पास। तो इतनी थोड़ी बहुत तो इक्विप्ड है ही वो कि वो कुछ डिटेक्ट कर पाए। तो उसमें एक बोइंग EA-18J ग्रोलर, जो मैं एयरक्राफ्ट मैंने पढ़ा है, उसका बहुत अहम रोल बता रहा है कि उसने सारे रेडार्स जो थे वो फेक रेडार्स, फेक सिग्नल्स देना शुरू किया, जिसकी वजह से अमेरिका पहुंच पाया वेनेजुएला। वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ही है ग्राउलर। तो ये उन्होंने एयरक्राफ्ट से भी किया, और वहां पे एक USS डनहैम था, एक पूरा डिस्ट्रॉयर उन्होंने इसीलिए खड़ा किया था, सिर्फ इस काम के लिए। वेनेजुएला के जो कम्युनिकेशंस हैं, जो ग्रिड है, उस सबको डिसेबल करने के लिए। हुआ क्या, उन्होंने ये सारी लॉजिस्टिक्स तैयारी की, सारे लोग वहां पे आके खड़े हो गए, और उसके बाद में अच्छा, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तब एक टीम कॉन्टिनेंटल यूएस में एक बेस पे रिहर्स कर रही थी, क्योंकि इन्होंने सोच लिया था कि ये बहुत पहले डिसाइड हो गया था, जब मदुरो को बीच में एक बार डोनाल्ड ट्रंप की शायद नवंबर में बात होती है, तो एक बार ट्रंप उनको बोलते हैं फोन पे कि यू स्टेप डाउन, और तब मदुरो कुछ शर्तें रखते हैं कि मुझे सेफ पैसेज चाहिए, फलाना ठिकाना। तो वो बात कंक्लूड नहीं हो पाती। मदुरो ने तब कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बड़ी रिस्पेक्टफुली मेरे से बात की, और मदुरो ने तब ऑफर भी किया था कि मैं शेवरॉन वगैरह, यूएस की कौन सी कंपनी वेनेजुएला आके काम करना चाहती है, हम सब करने को तैयार हैं। लेकिन वो शायद प्रेसिडेंसी छोड़ने को लेकर के वो लॉक नहीं हो पाया, जिस भी तरह से वो काम करना चाहते थे। और जब ये नहीं हुआ, मुझे लगता है कि तब उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी, या तभी उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। उन्होंने जहां से मदुरो को फाइनली अबडक्ट किया गया, एक फोर्ट ट्यूना करके एक जगह है, एक जैसे आप दिल्ली कैंट समझ लीजिए, जैसे हर कैपिटल में एक बड़ा कैंट एरिया होता है, वैसा वहां पे भी है। वहां एक बिल्डिंग से, तो यूएस के पास में जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी वो इतनी एक्यूरेट थी कि वो किस बिल्डिंग में मिलेंगे और किस फ्लोर पे मिलेंगे, तो उन्होंने उसका मॉकअप बनाया था। और उस मॉकअप में जो डेल्टा फोर्स थी यूएस आर्मी की, उन्होंने हफ्तों तैयारी की थी कि अगर कुछ भी, मतलब मान के चलिए वहां पे रात में रेड होनी है, आपके पास में नाइट गियर नहीं है, बंद आंख से कैसे करेंगे, इस लेवल तक के उन्होंने प्रैक्टिस किया था उसको। तो एक तरफ इनकी प्रैक्टिस चल रही है, एक तरफ मदुरो को कहा जा रहा है कि अगर आप समझौता करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और फिर धीरे 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 वो घेरा कसा जा रहा है। जो उनके शिप्स बोर्ड किए गए और जो उनकी बोट्स पे अटैक किए गए, वेनेजुएला की जो नेवी है, वेनेजुएला की सरकार की तरफ से जरूर बयान आए कि ये गलत हो रहा है, इंटरनेशनल वाटर पे हो रहा है, लेकिन वेनेजुएला की नौसेना ने या वेनेजुएला की एयर फोर्स ने फॉर दैट मैटर इन हमलों का जवाब देने का कोई प्रयास नहीं किया। तो अगर ये कोई प्रोबिंग अटैक्स होते तो उनमें वेनेजुएला की कुछ कैपेबिलिटी आपको पता चलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसका कारण यही रहे, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वेनेजुएला पे सैंक्शंस इतने सालों से लगे हुए हैं कि वो बहुत सारा इक्विपमेंट अपना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो उनके नेवल एसेट्स हों, चाहे वो उनके एयर एसेट्स हों। वेनेजुएला के पास F-16 जेट्स हैं, 4-5 हैं, और मेरे ख्याल 22-25 उनके पास Su-30 हैं। तो हार्डवेयर है, लेकिन उनको मेंटेन करना, उनको ऑपरेट करना, सैंक्शंस की वजह से उनको बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए वो उसका जवाब नहीं दे पाया। और फाइनली जब ट्रंप गो हेड देते हैं 1 तारीख की रात को, तो जब उन्होंने कहा कि अब ये ऑपरेशन होगा, तो जिस तरह से प्रेडिक्ट किया गया था उसी तरह से हुआ।
देखिए, वेनेजुएला एक बहुत बड़ी कंट्री है। आप उसके लैंडमास के हिसाब से देखेंगे, वो साउथ अमेरिका का एक बड़ा देश है। और अगर एक लैंड इन्वेजन होता, मरीन्स बीचेस पे उतरते या आर्मी के लोग आते, कोई एयरफोर्स उनका कोई एयरपोर्ट अपने कब्जे में लेते, फिर वहां पे उनके कार्गो प्लेन्स आते, फौजी निकलते और फिर वो शहरों पे लड़ते हुए अगर जाते, अर्बन वारफेयर या जंगल वारफेयर, ये दोनों यूएस को बहुत महंगा पड़ता। प्रोसेस भी लंबा, बहुत लंबा प्रोसेस होता, उसमें बहुत लोगों की जानें जाती, इंटरनेशनल प्रेशर। फिर यूएस के अंदर आप देखिए, मागा धड़ा जो है वो इंटरवेंशन के खिलाफ है। उनका है कि हमको न, वो तो इजराइल के समर्थन के भी खिलाफ है, उनको एक मतलब ही नहीं, कोर है मागा का। तो उनका है कि नहीं, यूएस का पैसा यूएस में खर्च होना चाहिए, यूएस के लोग यूएस का ध्यान रखें, कोई वेनेजुएला नहीं और कोई इजराइल नहीं और कोई फिलिस्तीन नहीं। उनकी थिंकिंग ये है। तो इसलिए चाहते थे कि क्विक ऑपरेशन हो, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि लैंड रूट से जाना बहुत लंबा समय लेगा, बहुत कॉस्टली होगा, जिंदगियां जा सकती है, नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्काईज और सीज, इन दो को डोमिनेट किया। जहां पे वेनेजुएला की ताकत बहुत कमजोर थी या न के बराबर थी, क्योंकि जमीन पे तो वेनेजुएला की आर्मी और यूएस आर्मी का या यूएस मरीन्स का कोई कंपैरिजन नहीं है आमने सामने का। लेकिन जब वो गुरिल्ला वारफेयर होगा, फिर वहां पे कुछ ड्रग कार्टेल्स हैं, उस ज्योग्राफी से आप परिचित नहीं है, तो अब आपकी टेक्नोलॉजी ना जीरो पे आ जाती है जब आप जंगल में कैनोपी के नीचे हैं। तो उन्होंने क्या किया, समंदर और आसमान, इन दो को डोमिनेट करो, जहां वेनेजुएला, जिस गेम में वेनेजुएला आ नहीं सकता है। तो उन्होंने सबसे नेवल ब्लॉकेड के बारे में हमने बताया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तब वेनेजुएला में लाइट चली गई थी, बिकॉज ऑफ अ सर्टेन कैपेबिलिटी जो तो वो मोस्ट प्रोबेबली, आपने ग्राउलर बता दिया, वो एयरक्राफ्ट है FA-18। मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे नहीं लगता कि FA-18 वो वेनेजुएलन एयर स्पेस के ऊपर गए होंगे, क्योंकि वो स्टेल्थ नहीं है। लेकिन उन्होंने F-35 यूज किए थे। ग्राउलर्स उन्होंने हो सकता है कोस्ट में यूज किए हों, क्योंकि ग्राउलर्स लॉन्च किए जा सकते थे यहाँ से। आपका USS जेरल्ड फोर्ड वहां पे था, और दूसरा जो USS डनहम नाम का एक वहां पे डिस्ट्रॉयर था, एक बहुत बड़ा जहाज है ये भी। इसको ये लोग इसी के लिए लाए थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए। तो इस पे जो लगे ऑनबोर्ड इक्विपमेंट्स हैं, उन्होंने वेनेजुएला के पास जो चाइनीज और सोवियत और बाद में फिर रशियन रडार हैं, उनको काम नहीं करने दिया। और इन्होंने वेनेजुएलन ग्रिड को भी डिसेबल किया। और ग्रिड मतलब मैं बिजली की सप्लाई की बात कर रहा हूँ। कुछ समय पूरे तो वेनेजुएला की एक साथ नहीं गई, जहां उनको ऑपरेशंस करने थे। और कम्युनिकेशन, उसको उन्होंने डिसेबल किया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेनेजुएला के आसमान में ऐसे कोई जहाज नहीं भेजे जो स्टेल्थ नहीं थे। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के पास में सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, S-300 है उनके पास में, बक मिसाइल सिस्टम है, और ये बहुत केपेबल सिस्टम्स हैं। इस लड़ाई में वो यूज नहीं आ पाए, लेकिन दी सिस्टम्स आर वेरी डेंजरस, स्पेशली कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट के लिए, जिनके पास में स्टेल्थ नहीं है, उनके लिए ये बहुत नुकसान वाले हो सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले F-35 यूज करके सीड और डीड मिशंस किए, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। उसमें क्या होता है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उन्होंने भेजे, जो आप बता रही हैं 150 के आसपास, अलग अलग बैचेस में। और इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जो एनिमी एयर डिफेंस, वेनेजुएला की एयरफोर्स के जो रडार पोजीशंस थी, उनके जो मिसाइल लॉन्च, इसीलिए वेनेजुएला के अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट्स के पास में ब्लास्ट क्यों हुए, क्योंकि वहां पे सरफेस टू एयर मिसाइल्स तैनात होती हैं, उनके लॉन्चर्स होते हैं। तो ये कराकास में भी हुआ, फोर्टियोना में भी हुआ, वेनेजुएला के कोस्ट पे दूसरे शहरों में भी हुआ। तो इन्होंने सबसे पहले इन पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया और इनको हिट किया, ताकि या रडार नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आसमान में कौन है, और लॉन्चर्स नहीं होंगे तो आप अटैक नहीं कर सकते हो। तो जब उन्हें लगा कि ये जो एयर डिफेंस है वेनेजुएला का अब रिएक्ट करने की स्थिति में बचा नहीं है ना, तो ये F-35 ये ऊपर चक्कर काट रहे हैं और नीचे, अच्छा अगर नहीं भी डिस्ट्रॉय होते तभी भी F-35 एक डॉट की तरह दिखता है। तो उसको समझना, मतलब जैसे हर रडार सिस्टम पे एनिमी एयरक्राफ्ट है, उनके रडार सिग्नेचर्स का वो डेटा फीड करके रखते हैं, ऑपरेटर्स बैठते हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी उसमें लगी होती है। लेकिन जो चीज दिख ही नहीं रही है या इतनी छोटी दिख रही है, उसमें ये दिमाग लगाना कि दिस कुड बी एन एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट में वो एनिमी एयरक्राफ्ट, उसको ट्रैक करो, उसके लिए 2G मिसाइल आप डालो, और हो सकता है वो चिड़िया हो, इतना छोटा, एक बर्ड से छोटा उसका
क्रॉस सिग्नेचर, ऐसा नहीं है कि दिखेगा ही नहीं रडार पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट कि ये एक इतना बड़ा लड़ाकू विमान है, ये नहीं पता चलता है। तो इन्होंने प्यूर्टोरिको से और हो सकता है वर्जिन आइलैंड से भी इन्होंने F-35 लॉन्च किए थे। बीच में मिड एयर रिफ्यूलिंग इनकी हुई थी ताकि वो लोग वेनेजुएला के आसमान पर आकर के अपने मिशन में कुछ देर रुक भी सकें। और जब एक बार ये हुआ कि अब वेनेजुएला की फोर्सेस रिएक्ट नहीं कर सकती हैं, आसमान की तरफ वो देखेंगे नहीं अब, तब फिर उन्होंने अपने जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी सुरक्षा में चिनूक और V-22 ऑस्प्रे, ये दो बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, है ना। V-22 ऑस्प्रे एक हाइब्रिड, वो प्लेन और हेलीकॉप्टर के बीच की कोई चीज़ है। इनको इन्होंने लॉन्च किया और फिर ये फोर्ट ट्यूना में गए हैं। वहाँ पे इन्होंने एक छोटा, कुछ ऐसा लगता है कि गन फाइट्स वहाँ पे हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक के जो प्रेसिडेंशियल गार्ड्स थे मदुरो के, वो एंगेज नहीं कर पाए। और CIA क्योंकि बहुत समय से मदुरो के पीछे थी, इसलिए इन्हें यह मालूम था कि मदुरो एग्जैक्टली किस बिल्डिंग में होंगे और उस बिल्डिंग के कौन से कमरे में होंगे। उस कन्फर्म टेक्नोलॉजी यूएस के पास बहुत है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस में वो बहुत इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक इंसान जो देख के बता सकता है कि हाँ अभी साहब अंदर हैं, तो वो एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी आपको देती है। तो ये जो अपैचीज हैं, ये गनशिप्स हैं, हम भी यूज करते हैं, इंडियन एयरफोर्स में, आर्मी में भी अब इंडक्ट कर लिए हैं। तो ये सर्कल करते रहे उस जगह को, उस बिल्डिंग को, और जहां से कोई रेजिस्टेंस आता था वो अपनी कैनन्स चलाते थे, मिसाइल्स चलाते थे। और इनके कवर में जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, अगेन इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, उससे डेल्टा फोर्स के ऑपरेटिव्स उतरे हैं, नीचे गए हैं, इन्होंने मदुरो की पहचान की और उनको साथ में लेके आ गए। मदुरो स्टील रूम में जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे अकाउंट्स कुछ जगह मिलते हैं, कुछ जगह यूएस प्रेस में ऐसा लिखा है कि मदुरो का एक सेफ हाउस के अंदर एक सेफ रूम या ऐसी कोई स्पेस थी वेयर ही कुड हाइड, और वो शायद उनको खोलने में समय लग जाता। मदुरो ने शायद एंटिसिपेट कर लिया था कि ऐसा कुछ होगा, तो जहां वो थे वहां पे भी उनके पास में एक रीइंफोर्स्ड डोर के पीछे जाने का ऑप्शन था, पर वो दरवाजा पूरा ऐसा कह रहे हैं कि बंद नहीं हो पाया, और वो आधे खुले दरवाजे में से ही ऑपरेटिव्स कुड स्नीक इन, और उसके बाद में मदुरो को वो अपने साथ में ले आए। और बहुत सारा इक्विपमेंट यूज किया बाय द वे यूएस ने इसमें। कमांड स्ट्रक्चर के सेंस में मुझे समझना है कि कैसे कोऑर्डिनेशन CIA, पेंटागन, DEA, डेल्टा फोर्सेस, ये कोऑर्डिनेशन काम कैसे करा, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से उसको कर भी दिया और करके आ भी गए। देखिए, इसके सारे एस्पेक्ट्स के जवाब मेरे पास नहीं होंगे, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, लेकिन मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूँ कि आपने DA मुझको बताया। देखिए, DA को ये लोग सिर्फ एक दिखावे के तौर पे लेके गए थे। DA एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है यूएस में, और DA क्या करती है? DA ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, आई डोंट नो, मैं अभी फुल फॉर्म भूल रहा हूँ उसका। तो DA का काम है बेसिकली वो, जैसा अपने यहाँ समीर वानखेड़े थे उसमें, NCB ठीक है, तो वो वहाँ का NCB है, तो उनका काम है जो ड्रग्स के ट्रेड में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ना और ये सारी चीजें। तो लेकिन DA से ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि वो एक दूसरे कंट्री में जाएं, एक रेड करें, वहां के प्रेसिडेंट को लेके आए। DA को साथ में इसलिए लेके गए थे ताकि ट्रंप इसको एक लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन कह सके। माइनस DA दिस वुड हैव बीन अ मिलिट्री ऑपरेशन, और फिर लोग कहते हैं कि नहीं आपने तो इन्वेड किया। अभी भी मेरे हिसाब से ये इन्वेजन ही है, रेड ही है, क्योंकि आप तो प्रेसिडेंट को साथ में लेके आए हो। CIA सबसे पहले पहुंची है वहां पे, और ऐसा कह रहे हैं कि CIA ने महीनों इन्वेस्ट किए, और वो कुछ 5-7 लोग, इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि मदुरो की मुखबिरी हुई है ना, मदुरो को किसी ने धोखा दिया है। ऐसा क्लेम किया जा रहा है यूएस प्रेस में कि जो इनर सर्कल होता है ना, आपके 5-8 इंपॉर्टेंट लोग हैं, वहां तक मतलब कोई CIA एसेट था जिसे पता होता था कि कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो इन्होंने इंफॉर्मेशन फीड की थी, एंड दैट इज हाउ दे कुड मेक आउट कि कहाँ मिलेंगे। फिर उसके बाद वो मॉकअप बना है, और प्रेसिडेंट के पास में वहां पे आदेश देने का हक होता है। उन्होंने अपने फोर्सेस को ऑर्डर दिया था कि भाई DA को जाना है तो आप इसके लिए तैयारी कीजिए। तो उन्होंने फिर उसके लिए जो जो एसेट्स चाहिए, जैसे आर्मी से उनके ऑपरेटिव्स आए डेल्टा के, US नेवी ने अपने एसेट्स वहां पे लगाए, मरीन्स आए,
तो ये तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन वो बहुत टाइम से करे जा रहे हैं, लेकिन हर मिशन के लेकिन कमांडर्स होते हैं। जैसे वहाँ डिस्ट्रॉयर्स में आपको बता रहा था, तो डिस्ट्रॉयर्स में जैसे एक वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला डिस्ट्रॉयर है, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वेनेजुएला के कम्युनिकेशन को, उनकी ग्रिड को डिसेबल करना। अब ये लोग अगर इनके पास भी वेपन्स हैं, इनके पास भी मिसाइल्स हैं, वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स, लेकिन फिर अगर ये शिप, इसका प्राइमरी रोल कुछ है ना अभी, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक और डिस्ट्रॉयर होगा, वो इसका ध्यान रखेगा। अच्छा, एक इसमें शील्ड है, एक उसमें उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में यूज हो रहा है, तो फिर एक कमांड एक तीसरे शिप पे होगा। तो ये लोग यूएस, क्योंकि उनके पास में पैसा बहुत है, बहुत उनके रिसोर्सेज हैं, इसीलिए उनके लॉजिस्टिक्स बहुत बड़े होते हैं। मतलब उन्होंने वेनेजुएला में एक रेड, एक दो लोग पकड़ने के लिए उन्होंने जिस लेवल पे तैयारी की है, सिर्फ लॉजिस्टिक्स की, फिर प्लानिंग की, फिर एग्जीक्यूशन की, वो बहुत सारे मुल्क एक असली लड़ाई में नहीं खर्च कर पाते हैं उतना। 2 घंटे में सिर्फ। हाँ, 2 घंटे उनको में उन्होंने 2 घंटे से कम ही लगाए इसमें। हाँ। वो तो क्योंकि हेलीकॉप्टर्स को वापस लौटने में जितना टाइम चाहिए था, उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया, और वो लेके भी गए अपने, वो यूएसएस इवो जिमा पे ही लेके गए थे। तो एविएशन में बहुत ज्यादा काम हुआ है, जो 16 उनका काम ये है, यूएस का जो 160th SOAR है, हाँ, वहां पे जो SOAR, नाइट रेडर्स हैं वो लोग, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं पूरी दुनिया में, है ना, वर्ल्ड ओवर। तो उनके लिए ये वन अदर ऑपरेशन वाली चीज थी। लेकिन हर बार रिस्क होता है, आप एक एनिमी टेरिटरी में जा रहे हैं, थिंग्स कैन गो रॉन्ग। यूएस के साथ ऐसा हुआ भी है, तो इसीलिए वो इतना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, एसेट्स बहुत, जैसे उन्होंने ड्रोन्स यूज किए होंगे यूएस ने, MQ-9s उन्होंने आसमान में रखे होंगे सर्वेलेंस के लिए। फिर P-8I पोसाइडन एक है, वो एक बढ़िया एयरक्राफ्ट है, हम इंडियन नेवी में इस्तेमाल होता है, वो हम और खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये ट्रम्प के चलते हो नहीं पा रहा है। तो उससे उन्होंने वेनेजुएला की पूरे नेवल एक्टिविटी को ट्रैक किया होगा। क्या वेनेजुएला पानी के नीचे से कोई एक्टिविटी करना चाह रहा है, उनके जिस तरह से P-8I सबमरीन्स को ट्रैक कर लेता है, उससे और आसान तरीके से वो बहुत आर्मर जहाँ पे है या बहुत सारा इक्विपमेंट जहाँ है, वो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो समंदर के नीचे जब देख सकता है तो वो जमीन पे तो करेगा ही। उन्होंने इन सारी चीजों को बहुत स्मार्टली यूज किया है, और उनके पास में पैसा और रिसोर्सेस और एनर्जी तो है ही, ये आपको मानना पड़ेगा, उससे उसका एक बड़ा हिस्सा आता है। लेकिन फिर ये टाइम के साथ हुई चीजें हैं, जैसे स्पेशल ऑप्स में ऐसा यूएस को कई बार हार भी देखनी पड़ी है। जैसे ईरान में जो एम्बेसी पर हमला किया, हाँ। 79 में रेवोल्यूशन हुई वहां पे, और एम्बेसी में उनके शायद 50-52 कुछ उनका जो स्टाफ था वो अबडक्ट कर लिया था ईरानी स्टूडेंट्स ने, या उन रेवोल्यूशनरी का स्टूडेंट को, जो भी अगवा कर लिया एम्बेसी के स्टाफ को। और यूएस के उनके संबंध बिल्कुल खराब हो गए थे, क्योंकि शाह गया ही यूएस था, बात नहीं हो पा रही थी, कोई समझ नहीं आ रहा था कि कैसा होगा, और बहुत लंबी 1 साल से शायद वो ज्यादा रहे। तो बीच में यूएस ने बहुत सारी चीजें ट्राई की, तो उसमें से एक ये था, एक उन्होंने बीच में ट्राई किया कि हम एक शायद C-130 में ही उन्होंने किया था कि उसमें हम रॉकेट्स लगाएंगे और वो एक फुटबॉल फील्ड से उड़ जाए, इतनी छोटी जगह पे, मतलब वो लैंड करके उड़ सके, उसका इंतजाम करेंगे। उन्होंने किया, वो एक्सपेरिमेंट कोई बहुत सफल नहीं रहा, तो उन्होंने उसको यूज भी नहीं किया। फिर डेल्टा फोर्स अभी गई थी मदुरो को पकड़ने। डेल्टा फोर्स का पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। तो उसमें उनका आइडिया ये था कि ये लोग कुछ मिस्र से आएंगे एयरक्राफ्ट्स, और यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं निमित्स, उसके ऊपर से उन्होंने एक सुपर स्टालियन, उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, बड़े बल्कि एयरक्राफ्ट्स जो आपके वहाँ पे मरीन्स यूज करते हैं, उसको उन्होंने डेजर्ट कैमोफ्लेज में कलर दिया, क्योंकि डेजर्ट में ऑपरेशन होना था। और वो 8 हेलीकॉप्टर लेके गए, उसके अंदर ऑपरेटिव्स और डेल्टा फोर्सेस, वहाँ स्पेशल फोर्सेस। तो उनका था कि एम्बेसी स्टॉर्म करेंगे, लोग बिठाएंगे और अपन निकलेंगे। लेकिन अब इतना इक्विपमेंट आपको लेके जाना है, तो आपको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो उस फ्यूल के लिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक डेजर्ट में एक एयरफील्ड बनाई क्या थी, उन्होंने अपने स्पाइस को भेज के एक ऐसी लैंड को आइडेंटिफाई किया था जहां पे जमीन थोड़ी सख्त हो, डेजर्ट, और उन्होंने स्ट्रोब्स लगा दिए थे। तो जो पायलट्स उड़ा के ला रहे हैं, उनको एक रनवे का अंदाजा उसमें हो रहा है कि यहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें बताते हैं कि 2-3 गलतियां हुई थी। एक तो वो सरफेस उतना मजबूत नहीं था जितना बताया गया था,
क्योंकि जब ये एयरक्राफ्ट आए तो बहुत धूल उड़ी और इतनी धूल उड़ी कि उसमें कंफ्यूजन पैदा हुआ, और ऐसा भी कहते हैं कि तब एक तूफान आ ही गया था। हाँ। तो उस कंफ्यूजन में एक रिफ्यूलिंग शिप से टकरा गया था एक हेलीकॉप्टर, और फिर एक बड़ा धमाका हुआ, मर गए 8-10 लोग उनके मरे, एक सिविलियन शायद मरा, ईरानी सिटीजन, क्योंकि इन्होंने एक बस को रोक लिया था। और जब ये सारी चीजें हो गई तब उनको लगा कि ये अब इसका जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो चला गया। एक बस भर के लोगों ने देख लिया है आपको, ठीक है, तब मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन बहुत सारे गवाह हैं, इतने सारे आपके सर्विस मेंबर्स मर गए हैं, दो या तीन आपका जो एयरक्राफ्ट हैं वो तबाह हो गए, एक रिफ्यूलर हेलीकॉप्टर तो चला गया था, एक वो शायद ले जा ही नहीं पाए अपने साथ वापस। तो उनको अपनी जो लोग रेस्क्यू करने गए थे उन्हीं लोगों को रेस्क्यू करके वापस लेके आना पड़ा, मतलब वो चले आए वापस। तो ये एक बहुत खराब अनुभव था। फिर आप ब्लैक हॉक डाउन एक बड़ी फेमस फिल्म है सोमालिया में, तो वो एक ऑपरेशन था जिसके अंदर सोमालिया में एक अजीत करके कमांडो को पकड़ना था। तो वहां उन्होंने यही चीज की थी, वहां उन्होंने ये किया कि वहां पे भी एक बिल्डिंग को वो स्टॉर्म करना चाहते थे। उन्होंने अपने ऑपरेटिव्स, वहां पे भी डेल्टा के ही लोग थे और रेंजर्स का कवर था बाहर से। उनका था कि हम हेलीकॉप्टर्स पे जाएंगे, उस बिल्डिंग के ऊपर लैंड करेंगे और तुरंत उनको ओवर पार करेंगे और फिर एक लैंड कॉन्वॉय में वापस आ जाएंगे सब, और ऊपर से हेलीकॉप्टर्स स्नाइपर कवर देते रहेंगे। लेकिन वो हेलीकॉप्टर गिर गए 2, जहां से नाम आया ब्लैक हॉक डाउन, क्योंकि रेडियो पे यही कहा गया था ब्लैक हॉक डाउन। तो ये सारे उनके, लेकिन उन्होंने फिर सीखा है, बहुत सीखा है। उनकी एक यूएस फोर्सेस के साथ में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि वो बड़े प्रोफेशनल हैं। अपने फेलियर को, जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि जो आपका फेलियर होता है ना, उसको आप फेलियर लिखने से कतराते हो, छुपा दिया, या उसको फेलियर मानने से कतराते हो कि नहीं मैं ये भी, इसमें भी हम जीत गए थे। अरे क्यों जीत गए थे? जब तक समझोगे नहीं कि हारे थे तो उसके क्यों पे नहीं जाओगे कि क्यों हारे थे, और कभी जीतोगे भी नहीं। मैंने 2 उदाहरण दिए जब यूएस स्पेशल फोर्सेस को मुंह की खानी पड़ी, आप देखिए। लेकिन फिर जब लादेन वाली रेड होती है, फ्लॉलेस होती है। एक न्यूक्लियर आर्म पावर सो कॉल्ड, पाकिस्तान में वो जाते हैं, उनकी मिलिट्री एकेडमी के बगल में जो एक बिल्डिंग है उसको स्टॉर्म करते हैं। एक उनका हेलीकॉप्टर वहां गिर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाकी बंदे दूसरे हेलीकॉप्टर में चढ़ के वापस आ जाते हैं। एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाती है, एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाती, ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। मदुरो की रेड में भी आप देखिए, यूएस का कहना है कि उनके किसी सर्विस मेंबर को कोई इंजरी नहीं है, जबकि मदुरो और उनकी पत्नी को हो गई है। वाइफ को शायद लगा है। वो मुझे लगता है कि उन्होंने भागने की कोशिश की होगी, किसी से वो टकराई होंगी, या उनको ओवर पार जब किया जा रहा होगा तब ऐसा हो सकता है। तो इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका की स्टार फोर्स कौन सी रही इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स और ऑपरेशन? हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि फोर्सेस में स्टार जैसी चीज नहीं होती है। फोर्सेस आर अबाउट कॉन्स्टेलेशंस। बहुत सारे स्टार होते हैं और बहुत सारे स्टार जब चमकते हैं साथ में तब आपका आसमान देखने लायक होता है। तो ये उस तरह का है, जैसे आप देखिए उनकी नेवी लगी हुई है ना, उन्होंने अपने शिप्स दिए हुए हैं, नेवी के एयरक्राफ्ट्स उड़ रहे हैं। ओरायन जो उनके भी नेवी में यूज होता है, P-8I। फिर उनकी मरीन्स उन शिप्स पे तैयार हैं। यूएस की तैयारी वहां तक की थी कि ये जो एक्सट्रैक्शन फोर्स है, अगर इसको कुछ होता है, पहले तो वो जितना एयर पावर है वो उसी को पंप कर देते वहां पे। लेकिन अगर नौबत वहां तक चली जाती, भाई यूएस में एक उस देश की इज्जत आपको इसलिए भी करनी चाहिए, वहां ह्यूमन लाइफ की बहुत कीमत है, अमेरिकन सिटीजन की, है ना। मतलब वो हमको तो कचरा समझते हैं, लेकिन एक यूएस सिटीजन के जीवन की कीमत इन यूएस स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत ज्यादा है। तो वो अमेरिकन लाइव्स अगर खतरे में आ जाती तो वो पूरा हमला करने के लिए तैयार थे। उन्होंने हजारों मरीन्स उनके असॉल्ट शिप्स पे थे, वो कर देते, स्टॉर्म कर देते, फिर चाहे कितने दिन उनको जंगल में लड़ना पड़ता। और वो काफी सारी फोर्सेस, उनकी एयरफोर्स इसमें इन्वॉल्व थी, उनकी नेवी इन्वॉल्व थी, उनकी मरीन कोर इन्वॉल्व थी। और जो डेल्टा हैं, डेल्टा आते हैं उनके आर्मी से, आर्मी के उनके स्पेशल फोर्सेस हैं। उस लादेन वाला जो था वो सील्स ने किया था, वो यूएस नेवी के स्पेशल फोर्सेस हैं। तो सब लोगों ने मिल के साथ में, उनके इंटेलिजेंस, उनके CIA के लोग और फिर कुछ कोलैबोरेटर्स रहे होंगे वेनेजुएला में, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता था। इन सब लोगों ने मिल के काम किया, प्रोफेशनली काम किया, इसलिए रिजल्ट ऐसा है। अगर इसमें कोई चेन ब्रेक हो रही होती तब फिर दिक्कतें भी आ सकती थी। कुछ इक्विपमेंट जैसे आप बता रहे थे कि और भी कुछ यूज हुए हैं जो मैंने पोसाइडन बता दिया था, ड्रोन्स मैंने बता दिए थे। और मेन चीज तो इसमें गेम है प्लानिंग का। उस दिन उन्होंने जिस तरह से इस रेड को एग्जीक्यूट किया है,
यूएस के लिए कुछ भी गलत नहीं गया। जैसे उन्होंने ये बताया कि एक किसी हेलीकॉप्टर पे फायर भी आया था, थोड़ा डैमेज हुआ। हाँ, लेकिन वो उसको उड़ा के वापस लेकर आ गए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया था, उन्होंने सब कुछ एंटिसिपेट कर लिया था कि वेनेजुएलन फोर्सेस किस तरह से, कितनी प्रिपेयर्ड होंगी या कितनी इल प्रिपेयर्ड होंगी। दुश्मन की कमी को भी उन्होंने ध्यान में रखा हुआ था और उन्हें दुश्मन की ताकत का भी अंदाजा था। इसीलिए मदुरो को जब लेने वो एयरक्राफ्ट जाते हैं तो वहां कई सारे अपाची उड़ रहे हैं उसके अगल बगल से, ताकि उस फोर्स को सिक्योर रख सकें। तो अच्छी एक प्रोफेशनल फोर्स जो बढ़िया ट्रेन करती है, जिसके पास अच्छा इक्विपमेंट है, उनका मोराल बहुत हाई है, और फिर उसके लास्ट में आती है जो ऊपर लोग बैठे हैं उनकी पॉलिटिकल विल। ये सब होता है तब इस तरह के ऑपरेशंस। लादेन और पैनामा इन्वेजन जो कहते हैं, दोनों का सिमिलर ही था। जैसे पैनामा इन्वेजन एक बहुत बड़ी, लादेन एक रेड है, पैनामा इन्वेजन वाज एन इन्वेजन, मतलब जिसमें काफी समय लगा, बहुत हजारों की संख्या में ट्रूप्स गए थे। ये बेसिक डिफरेंस है उन दो चीजों में। जैसे मदुरो पे भी रेड हुई है ना, वेनेजुएला को ऐसा अटैक करने की उन्होंने तैयारी की थी, बट एक्सट्रैक्ट किया एक रेड करके, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि एक कन्वेंशनल अटैक में यूएस को बहुत टाइम लगता, बहुत पैसा खर्च होता, कुछ जाने जा सकती थी। मेरे को ये समझना है कि किस सिचुएशंस में ऐसे ऑपरेशन को कंसीडर किया जाता है। पहली उसकी बात तो यही है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। इस तरह के ऑब्जेक्टिव से किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं। मतलब जैसे यूएस अगर एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को अबडक्ट करना चाहता है, ऐसा कोई और भी देश हो सकता है जो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को अबडक्ट करना चाहता हो, या इस तरह के। जैसे अभी लादेन वाला जब हुआ था, जब वो ऑपरेशन हुआ, नेपट्यून स्पीयर शायद उसका नाम था, तो उसके बाद में इंडिया में बड़ा शोर मचने लगा कि हम भी जाके दाऊद को ले आएंगे, और अब वैसे ही अभी ये मदुरो वाला हुआ तो बोले मुनीर को ले आएंगे। तो अब इक्विपमेंट वाइज अगर आप देखो तो प्रेडेटर्स तो हम भी उड़ाते हैं, है ना, अपैची तो हम भी उड़ाते हैं, चिनूक तो हम भी उड़ाते हैं, C-17 हम सब हमने यूएस से खरीदा है, P-8I हम भी उड़ाते हैं। तो इस तरह की नेवी डिस्ट्रॉयर्स हमारे पास भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको देखना होता है कि आप सामने वाले की कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपके लिए वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। यूएस ने अपना मोनरो डॉक्ट्रिन कोट किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं नथिंग डूइंग, हम नहीं चलने दे सकते मदुरो की सरकार वहां पे। उन्होंने उसको अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 बनाया, फिर एग्जीक्यूट किया। बट अमेरिका मतलब जाना जाता ना अपनी लार्जर फोर्स दिखाने के लिए, तो वो उन्होंने क्या किया है, यूएस ने एक रेड करके पूरे साउथ अमेरिका को इन्वेड करने का खर्चा बचा लिया। आज जो कराकास में हुआ है, ये आप जो बाकी कैपिटल्स हैं, है ना, चाहे वो कोलंबिया का बोगोटा हो, ब्राजील का हो, या जितना चिली तक के, मैं कहूंगा कि जितने देश है वहां पे, एक अर्जेंटीना छोड़ के, क्योंकि अर्जेंटीना में हावियर मिले ट्रम्प गा रहे हैं, तो बाकी सबको एक मैसेज चला गया है कि फड़फड़ाना नहीं है ना। आप ज्यादा मतलब एक लेवल के आगे आप ट्रम्प को इरिटेट नहीं कर सकते हो, स्पेशली तब जब आपके पास में एसेट्स, जैसे मदुरो की डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड क्या था, इसलिए उन पे हमला नहीं हुआ है। नेचुरल वहां पे गोल्ड बहुत है, वहां पे ऑयल बहुत है, वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत हैं। तो यूएस को ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जो हमारे नेबरहुड में हैं, तो और इस पे रूस या चीन के इन्वेस्टर्स अगर आके बैठ जाएंगे, चाइनीज कंपनीज का बड़ा इन्वेस्टमेंट, अब खरबों डॉलर है, अभी देखना पड़ेगा उसका क्या होगा। मिलिट्री ऑपरेशन के सेंस में मुझे अब ये पूछना है कि क्या अब यूएस ये चूज कर रहा है कि सैंक्शंस काम नहीं आएंगे, हम किसी लीडर को उठा यूएस ने ये मैसेज दिया है कि अगर आप सैंक्शंस को ऑनर नहीं करते हो और अगर आप हमारी आंख में ज्यादा बड़ी किरकिरी बनते हो, मतलब अगर आप बोलने से नहीं चीजें समझते हो, देन विल अटैक यू। उन्होंने सीधा सीधा यही कहा है, पूरे साउथ अमेरिका से उन्होंने यही कहा है कि हम कभी भी जब चाहेंगे आप पे हमला करेंगे, आपके प्रेसिडेंट को भी उठा के लेके जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ नहीं कर पाए। ताकतवर को उसकी जरूरत होती भी नहीं है। उन्होंने देखिए पॉइंट क्या है, वो अगर रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो यूएस इन सारी चीजों को कभी अचीव नहीं कर सकता है। ये है प्योर दादागिरी का गेम कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना ताकतवर है। उसमें उन्होंने अपने नेबर्स को ये बताया है कि हम इस चीज को लेके सीरियस हैं। एक रेड जो हुई है, एक और टेक्निकली वेनेजुएला एक बहुत कमजोर देश है। मैं बता रहा था उनकी F-16 Su-30 उनके पास में वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आर्मी उनकी
साउथ अमेरिका के साथ में, जैसे यूएस के नीचे नीचे आप जैसे जैसे जाओगे, आपको बहुत ही मिलिटराइज्ड पुलिस मिलेगी, और आर्मी भी होती है, लेकिन आर्मी उतनी कन्वेंशनली वैसी कैपेबिलिटीज उनकी नहीं होती, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर पे उनका खर्चा बहुत सारा पैसा खुद यूएस ने ही दिया है। यूएस अपने डॉलर्स पंप करता है उनकी पुलिस को मिलिटराइज करने में, ताकि वो ये ड्रग लॉर्ड्स, गैंग्स वैंग्स इनसे लड़ें। तो आपको जैसे अब हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जो सब टेक्निकली सबसे सेफ जगह होनी चाहिए हिंदुस्तान में, है ना, यहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस एक नॉर्मल, आप दिल्ली पुलिस को देखोगे तो वो अपना जैकेट जूकेट उनके गाड़ी में होती है और वो अपनी वर्दी पहनते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो जंग पे जा रहे हैं। आप अगर साउथ अमेरिका में या लैटिन अमेरिकन मतलब पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर उनको एजेंसीज को आप देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये स्पेशल फोर्सेस है कहीं की। तो उनका खर्चा उस चीज में बहुत ज्यादा होता है। उनकी मिलिट्रीज बहुत शार्प या इक्विप्ड या बहुत ही केपेबल नहीं मानी जाती है। ऐसी चीज जो हम अडेप्ट कर सकते हैं अमेरिका से, इस चीज से, इस ऑपरेशन से, इस ऑपरेशन से ये सीखने वाली चीज है। पहली चीज तो ये है कि वहां देखिए कोई साइलो में काम नहीं कर रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन कोर, 4 यूनिफॉर्म सर्विसेज ने मिलकर ऑपरेशन किया ये। तो ये ऐसा नहीं इंडिया के लिए, ये पूरी दुनिया को ही इसको स्टडी करना चाहिए कि उनका इतना तालमेल इस लेवल का कि 1 सेकंड 1 मिनट कोई बात आगे पीछे नहीं हुई। एक चीज वो है। दूसरा, इक्विपमेंट बहुत सारा तो मैंने बताया कि जो उन्होंने वहां यूज किया हमारे पास भी है। उसकी प्लानिंग में, मतलब जंग होने से पहले आप कितना पसीना बहाते हो, बेसिकली बात यह है। एक वीडियो ट्विटर पे वायरल है जिसमें ट्रम्प को एक एक्सट्रैक्शन ड्रिल दिखाई जा रही है। एक्सट्रैक्शन ड्रिल मतलब जैसे मदुरो को उठा के लेके गए वैसा ही एक और, तो आप उसमें भी देख सकते हो, वहां अपैचीज और चिनूक आपको दिख जाएंगे। तो वो लोग करते हैं इस तरह के मिशंस की तैयारी, ट्रेनिंग, है ना। और जिसको कहते हैं ना कि आप जिस चीज के लिए सीरियस हो उस चीज पे दांव लगाते हैं, रिसोर्सेज देते हैं। फोर्सेस के लिए प्रोफेशनली इसको पुल ऑफ करना मतलब इजी होता है ना। उनको वो उसी चीज के लिए ट्रेन करते हैं। उनको कितना आप एम्पावर करते हो, उनको कितना वक्त देते हो, कितने रिसोर्सेज देते हो, कैसा इक्विपमेंट देते हो, और फिर आपकी पॉलिटिकल विल किस लेवल की है। क्लोजिंग कमेंट्स में मैं मतलब यही पूछना चाहूंगी, इज इट मॉरली करेक्ट और नॉट? मैंने पहले ही कहा था कि मतलब इट इज नॉट फॉर मी टू से, और ये हम फौजी में हम बात नहीं करते हैं मोरालिटी। मतलब उस राजदूत में भी खैर मोरालिटी की उतनी चर्चा नहीं होती है। अब आपने पूछा है, मैं तो बता उस ले कहूं, देखिए एक आप अगर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है दुनिया में, और अगर आप सोवरेनिटी कुछ होती है ना, या इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम कुछ होता है, तो आपकी और मेरी अलग अलग नहीं हो सकती। आप एक इंसान हो, या आप भी आनंद बैठे हैं वो इंसान है, मैं भी हूं, तो हम तीनों की इंडिविजुअल लिबर्टी में कभी भी किसी की मेरी ज्यादा आपकी कम, या आनंद की ज्यादा हमारी कम, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सेम चीज सोवरेनिटी के साथ है कि इफ यूएस इज सोवरेन तो बाकी सारे देश भी सोवरेन हैं। मुझे मदुरो से कोई सिंपैथी पर्सनली नहीं है। उनको जिस तरह की, स्पेशली उनका ट्रैक रिकॉर्ड विद डेमोक्रेसी इज वेरी पुअर। इलेक्शन से पहले विरोधियों को इलेक्शन में उतरने नहीं देना, विपक्ष के नेताओं का कत्ल करवा देना। मतलब कल को वो जो इलेक्शन पहले तो बैन कर दिया पार्टी को, और फिर लग रहा है कि अच्छा दूसरे किसी एंगल से आके तो मर्डर हो जा रहा है, और ये सब मदुरो के ऑर्डर्स पे हुआ है। हजारों लोग डिसअपियर हुए हैं। अच्छा, ड्रग कार्टेल्स और सरकार के बीच में फर्क खत्म है। एंटी कार्टेल रेड्स के नाम पे, जो मैं बोल रहा था आपको, ये मिलिटराइज पुलिस, बहुत सारे क्योंकि दिखाना होता है कि एक रेड मारी है तो भाई 4-5 कहाँ है बॉडीज, तो किसी को पकड़ के रगड़ देंगे। ये सारी चीजें मदुरो के ऑर्डर्स पे हुई हैं, बहुत खराब था। लेकिन ये वेनेजुएला की प्रॉब्लम थी, और वेनेजुएला के लोगों को ही इसका समाधान निकालना था। या अगर वो कहते कि उनको हेल्प चाहिए, तो बाहर से कोई जाकर के, मैं यहां से बैठ के कहूं कि नहीं उस तीसरे देश में वो चौथा आदमी गलत है, और फिर मैं क्योंकि ताकतवर हूं वहां जाकर के मैं किसी को उठा के ले आऊं, वो तो फिर कल को अगर मैं एक एग्जाम्पल मैंने राजदूत में भी दिया था, ये इंडियन सिटीजन्स बहुत इजीली समझेंगे। हिंदुस्तान के भूटान से बहुत क्लोज संबंध है ना, ऑलमोस्ट एक प्रोटेक्टरेट मानते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान कहता है कि भूटान एक संप्रभु देश है ना। हम उन्हें एक बिल्कुल बहैसियत एक संप्रभु देश, जो उनका बनता है ड्यू क्रेडिट हम देते हैं उनके। अगर जैसे उनके राजा आएंगे कभी यहाँ पे, तो उनको बिल्कुल एक स्टेट हेड वाली इज्जत मिलती है, और उस तरह से काम होता है। हम उनके मैटर्स में गैर जरूरी दखल भी नहीं देते हैं।
लेकिन फिर भी एक अपना ऐसा रहता है कि हाँ भाई भाई है अपना, ये हमारी फीलिंग है। कल को अगर चाइनीज स्पेशल फोर्सेस आती हैं और पैलेस पे हमला करती हैं और वो भूटान के राजा को वो अपने साथ में लेके जाती हैं, तो हम क्या मानेंगे कि, और वो कुछ उसके बाद वो प्रेस रिलीज पढ़ देंगे कि उनके साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ये यहाँ से नार्को टेररिज्म कर रहे हैं, कुछ हम मानेंगे क्या उस बात को? नहीं। हम यही कहने वाले हैं कि आप एक सोवरेन स्टेट के हेड को कैसे लेके चले गए? और अगर अपना भूटान में कोई प्रॉब्लम थी तो वो भूटानी लोग डिसाइड करेंगे ना भाई कि नहीं राजा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, जो भी है। तो इस तरह से आप जो चीज आप दूसरे के साथ, जो चीज आप अपने साथ नहीं टॉलरेट कर पाओगे, वो चीज आपको दूसरे के साथ भी नहीं करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज यू आर पावरफुल। ठीक है, तो फौजी के एपिसोड में पॉलिटिक्स तो नहीं घुसानी थी, बट थोड़ी बहुत, क्योंकि क्लोजिंग कमेंट्स चाहिए ही चाहिए। मैंने एक देखिए, ये एक मेरा निजी, ये फौजी नहीं कह रहा है, हाँ। ये एक एज एन इंडिविजुअल मैंने रिएक्ट किया। तो उस सारी बातों पे चर्चा हुई, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को भी हमने पूरी तरह डिकोड किया। आपका इस फौजी के एपिसोड के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारे फौजी के एपिसोड्स। बाय बाय फ्रॉम रिया एंड फ्रॉम निखिल।